एक पाठक ने मुझे अनुरोध किया है कि मैं डोगराओं के बारे में बताऊं कि ये डोगरा लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्या ओरिजिन है। डोगरा मेरे नाम के साथ तो काफ़ी समय से लगा है। मेरे पिताजी के नाम के साथ भी था, मेरे ग्रैंडफादर के नाम से भी था, यानी कि पिछले 150 सालों से तो मैं देख ही रहा हूँ कि ये हम लोगों के नाम के साथ में ये शब्द जुड़ा हुआ है। हम लोग डोगरा लोग जो हैं वो प्राइमरली डुग्गर प्रदेश, डुग्गर का अर्थ होता है पहाड़, या फिर जो पहाड़ के नीचे समतल ज़मीन होती है वह क्षेत्र डुग्गर कहलाता है। क्योंकि उसके बाद भी जैसे आप जम्मू से पठानकोट आएंगे तो रास्ते में आपको पहाड़ निकलते जाएंगे, आते जाएंगे, प्लेन होता जाएगा, फिर पहाड़ आएगा, तो इस तरह से नज़ारा दिखेगा। तो ये सारा इलाका जो है वो डुग्गर का इलाका कहलाता था। और जो शुरू होता था पठानकोट से, दूसरी तरफ इसका एंड जो था वो गेट जो था, दरवाज़ा जो था वो शकरगढ़ तहसील जो पाकिस्तान में चली गई। फिर सियालकोट इसके अंदर नहीं था, इसके बाहर था, लेकिन एकदम इमीडिएट विसिनिटी में था। और फिर ऊपर होता हुआ ये आज का जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो सारा का सारा, और फिर दूर तक ये उधर लद्दाख तक, और फिर इधर नॉर्थ की तरफ अफ़गानिस्तान तक चला जाता था। तो यह सारा जो था वो डुग्गर प्रदेश था। यहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको डोगरी का नाम दिया गया। डोगरा शब्द की उत्पत्ति में कुछ लोगों के विचार में यह दुर्गर शब्द से बना। एक्चुअली चंबा में वहाँ पे कुछ ताम्रपत्र मिले हैं और जिसमें इस प्रदेश के नाम को दुर्गर प्रदेश कहा गया है। और उन्होंने उससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद डोगरा शब्द या डोगरी शब्द दुर्गर शब्द से बना होगा। दूसरा जो शब्द उपयोग होता है डोगरा प्रदेश के लिए वह द्विग्रत। एक्चुअली ये इस तरह से मन में आया क्योंकि उस वक्त जो सबसे बड़ा एक एरिया बहुत पूरे हिंदुस्तान में जिसका बहुत बड़ा मीन्स नाम था वो था त्रिगत। तो त्रिगत जालंधर से लेके कांगड़ा का सारा, यानी कि 3 रिवर्स का जो रीजन था वो सारा त्रिगत कहलाता था। और उस त्रिगत में काफ़ी अच्छा सिविलाइजेशन जो इंडियन का अपने उस कॉन्टेम्परेरी टाइम में डेवलप हुआ। और त्रिगत सिविलाइजेशन के नाम से या त्रिगत के नाम से, डायनेस्टी के नाम से कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिएगा, वो काफ़ी एस्टेब्लिश हुआ। तो उसी को देख करके कुछ लोगों ने सोचा कि जो यह प्रदेश है यह भी द्विगर्त है, यानी कि 2 ग्रत के बीच में है। तो ग्रत जो है वो इस झील को भी कह सकते हो और नदी को भी कह सकते हो। जैसे त्रिगत वहाँ पे शब्द यूज हुआ है तो वो 3 नदियों के लिए है। और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि ये रीजन जो था रावी से लेकर के और चनाब तक उसके बीच में था, जिसको रचना द्वाबा कहते हैं, और वहीं से वो द्विग्रत कहलाया। तो इसलिए इसका नाम पड़ा। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो मानसर और सुरेसर 2 झील हैं जिनके बीच में करीबन 35 से 50 किलोमीटर तक का फासला है, उस रीजन के बीच में पीछे एक्सटेंड करते जाओ तो वो ये मुझे कम लगता है क्योंकि बहुत छोटी स्पेस बनती है। और द्विगत से डोगरा बनना कोई ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग इतना नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तीसरा लोगों का जो है वो डुग्गर शब्द से
कि डुग्गर जो है वो खास करके मारवाड़ में, राजस्थान में डुग्गर शब्द का उपयोग होता है पहाड़ के लिए, लेकिन वो डुग्गर नहीं है, वो डूंगर है, डूंगर वर्ड। तो डुग्गर का अपभ्रंश होकर के डुग्गर हो गया, और यहाँ पे डुग्गर प्रदेश इसलिए हो जाए तो मारवाड़ी से इसका ओरिजिन हो, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं। वो खुद भी इंडो इरानियन लैंग्वेज है, संस्कृत से निकली होगी। तो ये हो सकता है कि संस्कृत से ही ये शब्द डुग्गर निकला हो, मीन्स एज ए पहाड़ों के लिए, और उसके नाम से डुग्गर प्रदेश और डुग्गर से डोगरा बन गया हो। सो इनमें से ज़्यादा संभावना जो मुझे लगती है, क्योंकि डुग्गर वर्ड जो है वो इंडो इरानियन लैंग्वेज का शब्द है, वह कोई बाहर से आया हुआ शब्द नहीं है, तो उस डुग्गर शब्द का इसमें परिवर्तित हो जाना डोगरा में, ये कोई बड़ी डिफ़िकल्ट बात नहीं थी, बल्कि मुझे ज़्यादा संभावना इसी शब्द की लगती है। बाकी जो रेस संबंधी बातें हैं वो हम आगे। डोगरी के डायलेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और डोगरी डायलेक्ट हिमाचल, पूरा ये जो जम्मू का एरिया है और हिल्स का एरिया है, हिली रीजन, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि खाली वैली को छोड़कर, कश्मीर वैली को छोड़ करके सारे के सारे जो लोग बोलते हैं, इंक्लूडिंग जो ऑक्यूपाइड जे.एंड.के है, यह सारा का सारा डुग्गर प्रदेश था। इतिहास में भी जब हम देखते हैं तो 1943 से पहले इस सारे एरिया को, जो पुरानी एटलस थी, उसमें कश्मीर के नाम से दिखाया गया है, यानी कि कश्मीर भी डुग्गर प्रदेश का ही एक स्थान था। इसमें भाषा एक ही डायलेक्ट, जैसे राजस्थानी का डायलेक्ट है जिसको मारवाड़ी कहते हैं लोग, लेकिन मारवाड़ी, जोधपुर की मारवाड़ी और बीकानेर की मारवाड़ी में और नागौर की मारवाड़ी में आपको बहुत अंतर मिलेगा। या और आगे चले जाएं उदयपुर वगैरह में, तो मारवाड़ी एक भाषा होने के बावजूद भी उसके बहुत से डायलेक्ट हैं। चित्तौड़गढ़ वगैरह साइड में अलग डायलेक्ट है। तो डायलेक्ट जो है वो हमेशा 20-25 किलोमीटर के बाद में थोड़ा उसमें बदलाव आता जाता है। उसी तरह से डोगरी का था। डोगरी भी जो है हिमाचल से लेकर के और उधर हिमाचल यानी कि नेपाल बॉर्डर तक चली गई, उत्तराखंड से होती हुई, और इधर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और ये जो जितना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है जिसको, वह सारा एक डुग्गर प्रदेश था। ये जम्मू शब्द का इसके साथ में जोड़ ये बाद में हुआ, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। अंग्रेज़ लोगों ने जब सिखों से, क्योंकि सिखों ने जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, उस वक्त कश्मीर ही होता था, जम्मू नहीं होता था, यानी कि 1943 से पहले जब ये एग्जिस्टेंस में आया है जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर, उससे पहले ये सारा इलाका कश्मीर ही था, कहलाता था, या फिर इसको कश्मीर और तिब्बत कहा जाता था, क्योंकि लद्दाख और ये सारा आगे एक्सटेंशन अप टू तिब्बत जाता था, क्योंकि सिखों ने तिब्बत तक अपना कब्जा कर लिया था। और सिखों से ये अंग्रेज़ों ने इसको जीता, अपने कब्जे में लिया, लेकिन उनको न तो कोई इससे रेवेन्यू का फ़ायदा हो रहा था, न ही वो डोगरास को कुछ कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि डुग्गर जो है, डुग्गर के लोग जो है वो काफ़ी वॉरियर टाइप के थे सारे ही, उसमें ब्राह्मण या किसी जात का नहीं था, लेकिन वो सभी वॉरियर टाइप के थे जो आसानी से कब्जे में नहीं आते थे। बड़े इमोशनल, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर भाषा बोलने वाले लोग हैं ये सारे के सारे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई
इससे अच्छा हम इसको बेच दें। तो सिर्फ एक शक्कर की एक तहसील, इसकी एक उसकी वो तहसीलें तो नहीं होती थी उस वक्त, एक क्या बोलते हैं उसको, जागीर, जफरवाल जागीर, जिसका नाम अंग्रेज़ों ने कर दिया था, शकरगढ़ तहसील बना दिया था। वो जफरवाल जागीर थी और उसके साथ में शकरगढ़ थी, जो सिटी थी वहाँ पे, जो टाउन था, बड़ा टाउन था, उसको उन्होंने तहसील बना करके, और 1843 में जब 75 लाख में इन्होंने गुलाब सिंह डोगरा को अंग्रेज़ों ने बेचा, तो शकरगढ़ तहसील को अपने पास रख लिया और बाकी J&K, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू था, ये फुट हिल्स में था। शकरगढ़ तहसील जो है इंक्लूडिंग जफरवाल, ये फुट हिल्स में था, और फुट हिल्स में होने के कारण वहाँ से बेस्ट बासमती, आज भी बासमती, मैंगो, बहुत कुछ, मतलब आप किसी चीज़ का नाम लीजिए और वो चीज़ वहाँ पैदा होती है बहुतायत में। और पाकिस्तान के भी आज पाकिस्तान को बहुत अच्छी रेवेन्यू दे रहा है। तो उन्होंने शकरगढ़ तहसील को अपने नीचे रख लिया अंग्रेज़ों ने, और का बाकी का सब बेच दिया। यानी कि जो हिस्सा उनको रेवेन्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पैसा कमाने के लिए आए थे, खास करके 1843 तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर भी नहीं किया था, तो वो तो उनका तो था कि भाई ठीक है, पैसा जहाँ से मिल रहा है उसको रखा जाए, फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ से कुछ रेवेन्यू उनको नहीं था। तो उन्होंने सारे, सेकेंडली डोगरा उनको काफ़ी ट्रबल दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसको 75 लाख रुपए में बेच दिया गुलाब सिंह डोगरा को। गुलाब सिंह जो है वो उस वक्त लाहौर जो नवाबी वहाँ रही होगी, सेनापति थे वो, वहाँ पे अच्छे खासी पोजीशन पे थे। उन्होंने फिर जम्मू को अपना जो समर कैपिटल है वो बनाया। तो उस वक्त इसका नाम जम्बू था, नहीं जम्मू तो बाद में इसको कहने लगे, जम्बू के नाम से था। तो ये पूरा प्रदेश फिर उन्होंने, क्योंकि अपनी कैपिटल उन्होंने समर कैपिटल यहाँ पे बना ली, श्रीनगर में को समर कैपिटल श्रीनगर को रखा और विंटर कैपिटल जम्मू को बना लिया, तो फिर वो जुड़ करके जम्मू कश्मीर हो गया। इसका नाम कभी भी उससे पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, ये सारा का सारा एक कश्मीर था, जिसमें जैसे किसी और प्रांत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और जो लिंग्विस्टिक्स हुए, उन्होंने भी इवन इंक्लूडिंग कश्मीरी भाषाओं को भी उन्होंने एक वेरिएंट ही बताया डोगरे का। यानी कि डुग्गर की जो लैंग्वेज है वो बदलती गई, जम्मू की डोगरी को, जम्मू सांबा की डोगरी को स्टैंडर्ड डोगरी का माना गया, और फिर उससे वेरिएंट निकलते गए। ये किश्तवाड़ी आ गई, भद्रवाही आ गई, मुजफ्फरपुरी वहाँ पे जो थी वो आ गई, है ना। फिर हजारा लैंग्वेज उससे डेवलप हो गई, हिंद को उसमें से उसी का एक वेरिएशन हो गया। तो हजारा से लेकर के, हजारा लैंग्वेज से लेकर के और पठानकोट इसके शकरगढ़ तक, ये सारी की सारी जो एक एंटिटी थी वो डोगरा एंटिटी लैंग्वेज के कारण और पहाड़ अपने स्ट्रक्चर के कारण और इनके अपने वॉरियर व्यवहार के कारण एक विशेष रूप से मेंशन की जाने लगी। यहाँ तक कि इवन जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे, उन्होंने भी जब भाषाओं के बारे में डिस्क्राइब किया है, उन्होंने रादर वो शायद पहले आदमी थे इस मॉडर्न टाइम्स के, 1000 साल पहले, मॉडर्न तो नहीं, 1000 साल टाइम में, प्रेजेंट टाइम के, जिन्होंने हिंदुस्तान की भाषाओं को अलग से मेंशन किया, नाम दिए। तो उसमें उसने 18 भाषाओं में डोगरी भाषा का भी एक उन्होंने नाम उसमें लिखा। पंजाबी के साथ में उन्होंने वो डोगरी करके कि भाई डोगरी भी एक अलग भाषा उन्होंने मेंशन की, उन्होंने इसको पंजाबी नहीं कहा। जहाँ तक सवाल है इनका अंग्रेज़ों का, तो गेरसन ने जिसने क्लासिफाई किया लैंग्वेजेस को, उसने भी डोगरी को कभी पंजाबी का पार्ट नहीं माना, उन्होंने भी इसको अलग से रखा है। डोगरी भाषा को उन्होंने इनको कहा वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस,
और उसके अंतर्गत ही उसने सारी लैंग्वेजेस को, इन लैंग्वेजेस को रखा गया, जितनी पहाड़ की लैंग्वेजेस थी। और बाद में फिर लोगों ने स्टडी देखा कि भाई ये वेरिएंट है एक ही लैंग्वेज का, तो स्टैंडर्ड डोगरी ये सांबा और उससे सांबा एक एरिया के मेनली जो है फुटिल्स की लैंग्वेज को उन्होंने कहा कि साहब ये स्टैंडर्ड डोगरी है, और वाकई इसके वेरिएशंस हैं। अपभ्रंश होते होते ये हजारा बन गई। अब ये हजारा है कि हिंडको है, इनको अगर आप कभी भी सुनेंगे या उनके गाने या कुछ भी लगेंगे तो आपको लगेगा कि 90% जो शब्दावली और जो फोनेटिक, दो तरह से लैंग्वेज को देखते हैं ना, तो फोनेटिक्स जो है बोलने का जो तरीका है, मेथड है, वो सारा एक नज़र आता है, फ्लो है वो सारा इस पूरे रीजन में, यानी कि अफ़गानिस्तान से लेकर के और इधर पठानकोट तक और इधर जाके नेपाल के बॉर्डर तक, ये सारा एक जैसा फोनेटिक और एक जैसे उनकी बोलने की भाषाएं और तरीका उनका और वो सब है, यानी कि उनका एक कॉमन सोर्स है जिसको उन्होंने मान लिया कि डोगरी है। तो वहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ डोगरा जो है वो चला, और इसका काफ़ी मेंशन रहा। महाभारत के टाइम में भी इस रीजन का स्पेशल जिक्र आता है। यहाँ के राजा लोग जो है वो कौरवों की तरफ से लड़े उसी युद्ध में, तो काफ़ी वर्णन उसके अंदर है। और जैसे बाहु फोर्ट है, वो कहते हैं जी बाहुलोचन ने उसको एस्टेब्लिश किया था, जिसमें देवी का उन्होंने प्रस्थापना की, जो हर डोगरा के लिए पूजनीय है। हमारी कहते हैं पूरे डोगराओं के अगर कोई कुल देवी है तो बावे वाली माता जो बाहु फोर्ट के अंदर है वो है, तो वो भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब प्रश्न ये आता है, बहुत से लोग प्रश्न ये करते हैं कि आखिर ये डोगरा लोग हैं कौन? ये अलग से एंटिटी, ब्रिटिश ने भी अलग से एंटिटी रखी इनकी, उन्होंने तो डोगरा रेजिमेंट भी बनाई अलग से, इसीलिए बनाई उनके स्वभाव और उनके बोली को और उनके फोनेटिक जो था, 30 त्यौहार थे, वो भी डोगराओं के पास में पंजाब था, लेकिन पंजाब से नहीं मिलते थे। और आज भी कुछ 30 त्यौहार मनाने का और कई मान्यताएं और आस्थाएं जो हैं वो पंजाब में या दूसरे प्रदेश, हमारा जो पूरा भारतवर्ष है, उनसे यूनिक है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल खाली, कि एक राड़े नाम का त्यौहार होता है। अब वो राड़े त्यौहार कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं मनाता उसको, पर डोगरा लोग उसको बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। शेषनाग की पूजा जितनी विस्तृत रूप पे और उसकी मान्यता जितनी विस्तृत रूप में इस डोगरा रीजन में है, वो कहीं नहीं है, कहीं आपको नहीं मिलेगी। अग्नि के प्रति जो सत्कार है, आदर है, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन जो डोगराओं के, पुराने डोगराओं की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे किसी भी कास्ट के थे, जो उनके मन में था प्रैक्टिकली पूजा करते थे, घर में से अग्नि को समाप्त नहीं होने देते थे, और अगर कभी समाप्त हो जाती थी तो अग्नि को वापस वैदिक तरीकों से प्रज्वलित किया जाता था, और फिर वापस करके उसको घर में किसी एक अच्छी जगह पे, कई लोग तो अलग से ही रखते थे अग्नि बनाने की जगह, क्योंकि जब आप पे उसकी इतनी आस्था है तो अलग से एक अंगीठी टाइप का बना के उसमें रखते थे। नहीं तो जो नॉर्मल आपकी खाने की अंगीठी होती थी, खाने का जो चूल्हा होता था, उसी में एक कोने में उसको रखा जाता था, और आग को ख़त्म नहीं होने देता, उसको बहुत पूजा की दृष्टि से देखा जाता था। यह परंपरा कुछ कुछ पंजाब के इलाकों में भी थी, लेकिन उसमें कोई पूजा का भाव नहीं था। वो सिंपली एक कहीं कहीं जहाँ पे थी, वो एक कंटिन्यूशन में भी आग पहले रोज़ जलानी पड़ती थी, माचिस इतनी कॉमन होती नहीं थी, तो भाई शाम को ज़रूरत पड़ जाए। पर यहाँ उनके साथ में एक पूजा का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव हमेशा रहा। तो ऐसे बहुत से और फिलोसफिकल और बातें उनकी हैं, वो जो डिनोट करती हैं कि यह एक अलग सी संस्कृति थोड़ा थे, और बहुत से उनके शादी ब्याह के और के ऐसे तरीके थे तो बड़े यूनिक थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको, ब्रिटिश ने उनको एक अलग कैटेगरी में रखा। वो इतने प्रिसाइज थे, मैं उनका प्रिसीजन बता रहा हूँ मैं ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश ने वो हर चीज़ का बड़ा मेटिकुलसली काम किया है। उन्होंने लिखा, एक किताब बनाई, किताब क्या मतलब कि सेंसस टाइप का था,
कि कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ पंजाब। अब पंजाब है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, क्योंकि वो पंजाब के साथ उस वक्त था, आज का जो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा जैसे कहते हैं। तो ये सारा, इसकी उन्होंने एक किताब लिखी जिसके उन्होंने हर जात को, हर कास्ट को, हर गांव की एक एक चीज़ को उन्होंने उस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं अपनी कास्ट को ढूंढ रहा था। मेरी जो असली कास्ट है वो डोगरा मेरी कम्युनिटी का नाम पे है, पर मेरा जो असली है वो झनगोत्रा है, JHANGOTRA। तो ये मेरा है झंगोत्रा। अब झंगोत्रा सारस्वत ब्राह्मण होते हैं, ये मुझे सब पता था, और ये ज़्यादातर नाम के नाम से लगाई जाती थी, यानी कि कोई JH नाम का गांव रहा होगा और इस पुराने टाइम में जहाँ से हम माइग्रेट किए होंगे या जहाँ रहे होंगे या कुछ और होगा, वो नाम का साथ में लग जाता है। जैसे मनसोत्रा है तो मानसर झील है, तो मानसर झील में उनके शेषनाग का मंदिर भी है, उनके वो बाल वगैरह भी कटते हैं, जो परंपराएं वगैरह है, तो मनसोत्रा उसमें, यानी कि उनका ओरिजिन शायद मनसोत्रा वहाँ मानसर झील से रहा होगा। तो इस तरह से एक टिपिकल, ये सिर्फ आपको JNK में मिलेगा ये लिखना है। इसके पैरेलल सिर्फ मैंने कुछ खत्रियों में कास्टें देखी है, मल्होत्रा वगैरह जैसे, पर बहुत कम। लेकिन इनवेरिएबली जो जम्मू कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मण हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल हैं, उनकी कास्ट हमेशा चनगोत्रा, मनसोत्रा, रथगोत्रा इस तरह से मिलेंगे। ये एक पैटर्न था जो यहीं का एक स्पेसिफिक पैटर्न था जो बाकी जगह आपको नहीं दिखाई देता, जो अगेन आप इस बात को एम्फेसिस देता है कि हाँ, ये ग्रुप एक अलग ग्रुप है, इस ग्रुप की अपनी मान्यता है, इस ग्रुप का अपना स्वभाव है। लेकिन मैंने जब उस पंजाब की कास्ट एंड ट्राइब्स में अपने कास्ट का झनगोत्रा कास्ट को ढूंढा तो वो नहीं मिले। यानी कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, पंजाब के उस एरिया का नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई भी कास्ट उसमें मिस नहीं की थी, ऐसा मुझे कन्फर्मेशन सा हुआ। उसके बाद मैंने उनकी दूसरी किताब को ढूंढा जो उन्होंने हिमालय पे लिखी थी, कास्ट एंड ट्राइब, उसी टाइटल से, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ हिमालयन रीजन। उसके अंदर मेरा कास्ट का नाम बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, यानी कि जो मुझे कंफर्म करता था कि मेरा ओरिजिन, मेरी ओरिजिनल बिलोंगिंग जम्मू कश्मीर को है, क्योंकि वो उन्होंने कश्मीर के जो हिमालयन रीजन के जो कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में लिखा था, हर एक कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ था, उसमें मुझे अपना नाम बड़ा स्पष्ट रूप से नज़र आया। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी का कास्ट जो कि हिमाचल की थी उनका देखना चाहा तो वो हिमालयन स्टेट्स में नहीं आया, लेकिन वो पंजाब की कास्ट एंड ट्राइब्स में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। और उनमें उन ब्राह्मणों के, वो लोग भी सारस्वत थे, लेकिन उनके भी गुणों के बारे में, लक्षणों के बारे में, आदतों के बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से उसमें सही सही लिखा हुआ था। तो इतना मेटिकुलस जब उन्होंने काम किया तो वो अपने आप में कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते थे कि वो इस चीज़ को नहीं समझते कि यह एक अलग लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, पंजाब के एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये दो सेपरेट ग्रुप है और उन्होंने सेपरेट में ही रखा। इसलिए उनके टाइम में कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा था, उसके अंदर वैली एक अलग से रीजन था, लेकिन ये बहुत बड़ा अप टू सियालकोट और नीचे उधर पठानकोट तक पूरा का पूरा फैला हुआ ये स्टेट था। और इस स्टेट को ये उन्होंने बेचा था, एक्सेप्ट शकरगढ़ तहसील को हाई रेवेन्यू के कारण उन्होंने अपने पास रख लिया और बाकी के कश्मीर को बेच दिया। लेकिन मैंने जब उस पंजाब की कास्ट एंड ट्राइब्स में अपने कास्ट का झनगोत्रा कास्ट को ढूंढा तो वो नहीं मिले। यानी कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, पंजाब के उस एरिया का नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई भी कास्ट उसमें मिस नहीं की थी, ऐसा मुझे कन्फर्मेशन सा हुआ। उसके बाद मैंने उनकी दूसरी किताब को ढूंढा जो उन्होंने हिमालय पे लिखी थी, कास्ट एंड ट्राइब, उसी टाइटल से, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ हिमालय। लिंग्विस्टिकली भी बहुत डिफरेंट है, लगता है देखने में पंजाबी, क्योंकि एडजॉइनिंग लैंग्वेजेस थी पंजाबी और डोगरी, तो उनका मिक्स हो जाना आपस में एक बड़ी साधारण सी बात थी, पर्टिकुलर आज मॉडर्न के टाइम में। लेकिन आप पुरानी डोगरी में देखेंगे तो उसमें शब्दों का बहुत ज़्यादा अंतर है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे गत, अब बहुत से ऐसे मतलब बताने लगे तो अलग बात हो जाएगी, जो
पंजाबी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी दूसरी लैंग्वेज में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन शब्दों को हमें निकालना चाहिए। हालांकि उनका ओरिजिन तो संस्कृत से निकलेगा, क्योंकि सारी हमारी इंडो इरानियन लैंग्वेजेस हैं, सारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज, तो ओरिजिनली तो वो वहाँ से आएंगे आइडिया, लेकिन काफ़ी समय से यानी कि अलग अलग हैं, ये लैंग्वेज आपस में अलग अलग हैं। तो इस तरह से एक लिंग्विस्टिकली और सारा फिर जो भी आगे परिवर्तन होता है भाषा में, चाहे वो किश्तवाड़ में जाके हो, कि भद्रवा में जाके हो, कि कश्मीर में जाके वो कश्मीरी बन गई, इनकी लीनियज जो है वर्ड के शब्दों की लीनियज और जो लैंग्वेज का कनेक्ट है, चाहे आप इधर श्रीनगर तक ले जाएं, चाहे उधर पोटोवरी तक ले जाएं। इवन पोटोवरी जो है एक भी जो पोटोवरी लैंग्वेज है वो भी डोगरी का ही अपभ्रंश है ना। तो हजारा हो गई, पोटोवारी हो गई, हिंडको हो गई, और ये भद्रवाही हो गई, और किश्तवाड़ी हो गई। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं सब डोगरी का अपभ्रंश ही थी हैं, मतलब उनके अंदर प्रूफ है, काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कोई लड़का अगर पीएचडी करे इसके ऊपर जम्मू से, मैं बूढ़ा होने तो मैं आके ज़रूर करता। तो ये सब जो है एक इसको स्पेसिफिक ग्रुप मान के चलता था जिसमें काफ़ी जाति के लोग थे। अब एक भाई ने, राजा सोरभ सिंह ने एक प्रश्न उठाया है, मैं देख रहा था कि साहब ये खस लोगों से है। हाँ, खस हो सकते हैं, जो खस आर्यन थे वो नॉर्दर्न इंडिया में रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नेपाल तक गए, और नेपाल में तो इवन खस आर्यों की कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन, और उसमें उन्होंने डाला है बहुन को, ब्राह्मण यानी कि क्षत्रियों को, और तीसरा जो है जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने डाला है। मतलब कुछ जातियां स्पेसिफिकली मेंशन की हैं कि ये जातियां जो हैं वो खस आर्यंस कहलाएंगे के ग्रुप में आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली, और वोटर लिस्ट में उनका वही नाम मेंशन किया जाएगा। ये बाकायदा उनके पार्लियामेंट से पास कानून है। तो कहने का तात्पर्य, उसको हम इनकार तो नहीं कर सकते कि खस आर्यन जो है, डोगरा जो है, संभवतः खस आर्यन जो थे उन्हीं ग्रुप की एक ब्रांच थी, या उस वही ग्रुप का था, खस रहे होंगे, लेकिन उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय सब थे। तो मैं तो लीगल डेफिनेशन जो डिफाइंड है उधर नेपाल की, उसी को मान लेते हैं कि उन्होंने ज़्यादा स्टडी किया है, हम लोगों ने यहाँ स्टडी किया ही नहीं, अभी एक चर्चा चली है खाली। तो इस तरह से ये आयरन स्ट्रोक हो सकता है हिल्स और फुट हिल्स में कि ये खस आयरन्स का एक स्टॉक रहा हो। इन चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था डीएनए से। मैंने काफ़ी देर डीएनए में काम किया है और इनका बड़ा आसान तरीका था। अब क्वेश्चन एक जो नया रेज किया गया है वो है राजपूतों के द्वारा, खास करके इसी राजा सोरभ सिंह ने, क्योंकि मैं बड़ा देख रहा था, मैं काफ़ी सुबह शुरू से ही विकिपीडिया और दूसरी जगह पे मैं डोगरा लोग कौन है, क्योंकि मैंने भी बहुत काम किया है इसके ऊपर डीएनए पे खास करके, डोगरा ब्राह्मण्स पे, पंजाबी ब्राह्मण्स पे, और राजस्थान के ब्राह्मण्स पे, और हिमाचल के ब्राह्मण्स का ब्लड लेके कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण, क्योंकि इस एरिया में ये सारस्वत लोग हैं, और हमने पाया कि वो एक ही स्टॉक है। और उनके माइग्रेशन मूवमेंट भी हमने उसमें स्टडी की है, जिसमें अभी कोई फाइनल ओपिनियन में नहीं दे सकता, लेकिन ज़्यादातर उसमें यही आ रहा था कि कश्मीर से आउटफ्लो हुआ है, मतलब जम्मू के सारस्वत जो कश्मीर से आउटफ्लो में आए हैं अप टू अमृतसर। सो अमृतसर के जितने भी सारस्वत ब्राह्मण हैं वो सारे के सारे कश्मीर के आउटफ्लो से हैं। सो समय समय पर कश्मीर पर आक्रमण होते रहे या कश्मीर पर लोग आते रहे, और एक बार सारे सारस्वत ब्राह्मण जाके कश्मीर में ही रहे हैं, ये निश्चित सी बात हमारी डीएनए स्टडी से हमको लग रही थी। हाँ, जो राजस्थान के लोग थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, वो वहीं पे रह करके और एंडोगेमस एक सोसाइटी बन करके, और उनके डीएनए एक इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो गया। वो कहीं भी होता है कि एक डीएनए एक जगह रह करके बड़े लंबे टाइम तक जब वहाँ रहता है तो नेचुरली वो तो अपने ओरिजिनल स्वरूप प्लस जो इधर उधर से ऐड हुआ वो बनेगा, और बाकी के बाहर लोग जो चले जाएंगे उनकी भी शादियाँ वादियाँ अपने दूसरे ग्रुप्स में होंगी, तो वो थोड़ा परिवर्तन सा आ जाता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो उनकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता
कि राजपूत जो हैं वही केवल मात्र, वैसे भी ब्राह्मण्स का नंबर जो है वो कश्मीर में, मैं कश्मीर कहूँगा, यानी कि जम्मू पठानकोट से लेकर के और श्रीनगर के ऊपर तक, और वो जो मेरे जो पहले डिफाइन किया डुग्गर एरिया, तो इस डुग्गर एरिया में इन सब कास्ट्स के बराबर नंबर हैं। गीता में कृष्ण में बिल्कुल कहा है कि साहब तो काम के हिसाब से लोगों को ये टाइटल दिए गए, क्षत्रिय या ब्राह्मण या दूसरे जो भी टाइटल हमारे यहाँ पे दिए गए वैदिक पीरियड में और बाद में, वो काम से संबंधित थे, क्योंकि शक्ल अकल सब एक जैसी है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है किसी राजपूत में रस्म में। लेकिन हाँ, एक उन्होंने शब्द कहा कि साहब, मैं उनका सुन रहा था एक स्टेटमेंट कि राजस्थान में ये राजस्थान से एक राजपूत है, तो ये फैक्ट है। काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है आज जो हिमाचल में और जम्मू में है वो राजस्थान से आया। खुद जो राजा थे डोगरा सल्तनत के कहलाई, हालांकि उन्होंने, लेकिन वो थे, और मैं जगह भी बताता हूँ, वो जयपुर के पास जगह है जॉबनेर, तो सारे जॉबनेर से माइग्रेटेड हुए हैं, जो किंग की फैमिली थी, यानी गुलाब सिंह डोगरा की ओरिजिनल जो जगह थी वो जॉबनेर करके पास में है जयपुर के, आज भी है। तो जॉबनेर से उनका ओरिजिन था और फिर बाद जाके वो इस एरिया में आकर के बन गए। उसके अलावा भी जैसे देवगुग्गा है, तो देवगुग्गा का जन्म जो है वो चूरू के पास, बीकानेर के पास में है, और उनकी डेथ की जगह है वो बीकानेर से कोई 125 किलोमीटर दूर आगे है। ये 125 किलोमीटर पहले वो चूरू में पैदा होते हैं। चूरू बीकानेर का ही पार्ट है, बीकानेर की मतलब डिवीजन का ही पार्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, पहले बीकानेर की तहसील होती थी। और जो गोगा मेडी है वो बीकानेर से 100 किलोमीटर दूसरी साइड में है। तो यानी कि जो इनके देवता भी थे, जो वो कालीबीर की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स कालीबीर जो है वो कश्मीर में पैदा हुआ है, तो वो ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो कथाएं यहाँ पे आकर के डुग्गर देश में पनपी, वो राजपूतों के साथ ही आई, और उनके कारण ही यहाँ पे ये पनपी, यानी कि गुलाब सिंह डोगरा के साथ में आई, क्योंकि उनके टाइम में बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ राजस्थान से जम्मू कश्मीर में और इवन कांगड़ा में भी। और मैं ऐसे कुछ लोगों को पहले जानता था, अब तो मेरा संपर्क नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी बीकानेर में भी थी और जम्मू या हिमाचल में भी थी। मेरे ऐसे मित्र भी रहे हैं, तो जो वहाँ भी थे यहाँ थे, ये अरेंजमेंट उनका 300 साल से चला आ रहा था। तो क्योंकि उनकी बड़ी कम्युनिटी राठौड़ थे वो, तो वो राठौड़ों की कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ बीकानेर में थी, तो वहीं रहते रहे। फिर बीकानेर में बहुत बड़ा उनको नोरा मिला हुआ था, नोरा बोलते हैं वहाँ पे बुला हुआ था, तो अपने नोरे में मस्त रहते थे। लेकिन 4-5 महीने के जाकर वो हिमाचल में भी रहते थे। मेरे साथ उन्होंने कई बार ट्रेन में भी सफ़र किया। तो ऐसी बात नहीं है कि इसके प्रमाण नहीं है, प्रमाण है। और कोई DNA की अगर स्टडी करेगा तो उसको पता चलेगा। और फिर अब प्रश्न इसमें एक ही आता है कि राजस्थान के लोग तो लंबे होते हैं, वहाँ के राजपूत तो 6 फुट से कम होने का होते नहीं। और इधर हिमाचल में जो हाइट थी कुछ राजपूतों की, खास करके अपर साइड में हिमालय के, उनकी हाइट कम थी, इसलिए कंसेशन दिया गया डोगरा रेजिमेंट में। एक तो उसमें इसलिए दिया गया कि ब्राह्मण तो सारे सारस्वत ब्राह्मण तो नेचुरली दे आर गुड हाइट, उनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, पर राजपूतों में कुछ स्ट्रक्चर कम था। अब ये कम क्यों था, मैं ये इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ माइग्रेट करने के बाद में उनकी हाइट रिड्यूस हो गई, इसलिए उनको करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें डेफिशिएंसीज पहाड़ में हो जाती हैं, थायरॉक्सिन वगैरह के, तो आयोडीन वगैरह की कमी होने से। तो हो सकता है न्यूट्रिशनल फैक्टर के कारण हो, या फिर एक बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है वेदों में। वेदों में एक जगह डिस्कस किया गया है कि हम लोगों को कैसे बसाएं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी एरियंस में छोटी हाइट के हैं उनको पहाड़ों में बसाया जाए। क्यों? कि उनकी एनर्जी कम वेस्ट हो गई पहाड़ों को चढ़ने में, उतरने में और काम करने में, वो ज़्यादा सुचारू रूप से कर सकेंगे। और जो हाइट वाले आदमी हैं उनको रेगिस्तान में बसाया जाए, क्योंकि वो काम वहाँ पे बड़ा अच्छा करके और खेती बाड़ी बहुत अच्छी कर पाएंगे। यानी कि जितना ऐसा एरिया है जहाँ पे
आपको पानी तो है, सरस्वती नदी रही होगी राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे सारे जो लंबे आयरन्स हैं, हाइट वाले हैं, उनको वहाँ बसाओ, और जो छोटे हाइट वाले हैं वो सारे हिमालय में बसाओ। तो ये सब देख के लगता है कि शायद कुछ इसमें सत्यता रही होगी, और इसी कारण कुछ राजपूतों की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी हाइट एवरेज से थोड़ी कम रही, और इसलिए अंग्रेजों को उनको रिड्यूस करना पड़ा। लेकिन ब्राह्मणों के साथ प्रॉब्लम नहीं थी। ब्राह्मण्स प्राय आपको बहुत हाइट वाले मिलेंगे, चाहे वो मोहियाल हो चाहे सारस्वत हो। मेन सारस्वत, मोहियाल भी सारस्वत ही है, यानी सारे सारस्वत ब्राह्मणों में कोई हाइट का प्रश्न नहीं था। कोई मेरे जैसे मेरी हाइट जो है एवरेज मान लीजिए, और मेरी हाइट मेरे गांव में सबसे छोटी थी। अब आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यानी कि ब्राह्मण्स भी अच्छी हाइट के थे, कुछ राजपूत भी अच्छी हाइट के थे, लेकिन जो पुराने राजपूत यहाँ के थे ओरिजिनली, वो कम हाइट के थे। और वो हो सकता है वैदिक पीरियड में खस आर्यन जो थे वो थोड़ी कम हाइट के रहे होंगे जो उनके राजपूत हैं, या वैदिक टाइम में लोअर हाइट वालों को पहाड़ों में बसाया होगा, तो उसके कारण वो संभव हो सकता है। तो इस तरह से ये मतलब एनालिसिस है, कंजक्चर्स है। किसी ने अभी इन सब बातों पे डिटेल में काम करना नहीं किया है, पर करने की आवश्यकता है। बाकी बातों पे मैं फिर कहूँ कि बहुत लंबी टॉक हो जाएगी, और इसमें लंबी टॉक में फिर सब कुछ खो जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और डोगराओं के और डोगरी लैंग्वेज के बारे में। धन्यवाद।